हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अपना थर्ड सेशन है, थर्ड प्रैक्टिस एग्ज़ाम सेशन है, जिसमें अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सेशन में 20 क्वेश्चन थे, सेकंड के सेशन में भी 20 क्वेश्चन थे, और आज अपन थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। पाली नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी क्लास को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँ और आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर भी मिले, और आंसर के साथ में कंसेप्ट क्लियर और रेशनल, जिसका टोटल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिले। यही उम्मीद के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा लंबी नहीं हो क्लास। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ HIV। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ HIV। मतलब HIV के लिए सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर है, सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन का जो इंडिकेटर है, वो क्या रहेगा, जो रिलायबल हो और कंफर्मेटरी टेस्ट हो। ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट, ऑप्शन बी एलिजा, सी वेस्टर्न ब्लॉट और डी कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब CBC। तो इसमें आंसर क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा सी। आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो 99.9% जो एक्यूरेटी रिलायबिलिटी रहती है वो एलिजा टेस्ट में रहती है, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉट में रहती है ना। वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, द मोस्ट जो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक है टूल्स फॉर HIV, ठीक है ना, इज़ द वेस्टर्न ब्लॉट। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रोटीन को वेस्टर्न ब्लॉट में क्या करते हैं, ब्लड प्रोटीन को सेपरेट करते हैं पहले, है ना, और स्पेसिफिक प्रोटीन जो होता है, जैसे HIV एंटीबॉडीज़ को हो गया, तो उसको डिटेक्ट करता है वो, है ना, ये वेस्टर्न ब्लॉट है। उसके बाद में जैसे WBC काउंट तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो बेस्ट इंडिकेटर है। कब बेस्ट इंडिकेटर कब है, जब ब्लड जो CBC काउंट में जो ये अगर 3500 से 3500 से अगर कम है ना, लेस देन है, मतलब 3500 से, तो क्यों कि नॉर्मल कितना होता है WBC 4000 से 10,000 तक। अगर 3500 से कम है तो फिर अपन को सोचना चाहिए कि भाई HIV कराए कि नहीं कराए, तो उसमें फिर ये HIV इंडिकेट बनता है। लेकिन एलिजा तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ही है कि अभी एलिजा कराना चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म भी आती है ना, एलिजा की फुल फॉर्म भी आती है, याद रखना है, एलिजा की फुल फॉर्म आती है। और इसमें कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट इज राइट आंसर, है ना। और इसकी एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड, कई बार आई है, ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसब, है ना, इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो सॉर्बेंट, है ना, इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ASSAY, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पेपर में एग्ज़ाम में पूछी हुई भी है। चलो नेक्स्ट चलते अपन 42 क्वेश्चन नंबर, द क्लाइंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद ए हाइफेमा, विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट। तो द क्लाइंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विथ ए हाइफेमा, मतलब एक क्लाइंट है, जो एक पेशेंट है, हाइफेमा का है पेशेंट, और वो इमरजेंसी रूम में है, तो विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट, तो सबसे बढ़िया एक्शन कौन सा रहेगा नर्स का, है ना। तो क्या करेगी पेशेंट, ऑप्शन ए एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड अप्लाई आइस टू द आई, ऑप्शन बी प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन एंड अप्लाई हीट टू द नी, ऑप्शन सी insert a Foley's catheter and measure the intake and output, and D perform a vaginal exam and check for a discharge। ओके, इसमें
चार ऑप्शन दिए हुए, चार में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर अपना रहेगा, राइट आंसर इज आंसर ए, ना, आंसर ए इज राइट आंसर। ऐसे नहीं, अच्छे से करते हैं इसको। आंसर ए इज राइट आंसर। क्यों? क्यों? हाइपेमा क्या होता है? पहले तो हाइपेमा क्या होता है? हाइपेमा क्या होता है? हाइपेमा क्या होता है? जो एंटीरियर चैम्बर होता है आई का जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें ब्लड जो है वो ऑकुमुलेट हो जाता है ना, ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई ऑकुमुलेट हो जाता है ब्लड, तो फिर वो ब्लड ऑकुमुलेट हो जाता है, उसको हाइपेमा कहते हैं अपन। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें ये करना चाहिए, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, मतलब अपने हेड ऑफ बेड से हेड से थोड़ा बेड से हेड थोड़ा ऊपर रखना है, फिर आइस अप्लाई करनी है। आइस अप्लाई करोगे तो ये बेस्ट जो है वो मैनेजमेंट हो गया। फिर बी सी डी से इतना कोई नहीं है, क्योंकि ये तो खुद एक तरह से वो है, इनका ट्रीटमेंट अलग से होगा। फिर क्लाइंट सुपाइन पोजिशन अप्लाई, हीट तो कर ही नहीं सकते। टू द नी से कोई मतलब नहीं, इंसर्ट फॉलिस करते हैं, मेजर इनटेक आउटपुट, इससे कोई मतलब नहीं, हाइपेमा है पेशेंट को, है ना, ब्लड ऑकुमुलेट है तो परफॉर्म वेजल एग्जाम, चेक फॉर ए डिस्चार्ज, इसे भी कोई मतलब नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर, द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर FeSO4 लिक्विड, विच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट। तो एक क्लाइंट है ये ऑर्डर, एक पेशेंट को ऑर्डर किया है FeSO4 फेरस सल्फेट लिक्विड। फेरस सल्फेट लिक्विड मीन्स जो आयरन सप्लीमेंट हो गया ना, आयरन की सिरप हो गई। विच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट, सबसे अच्छा मेथड जो कौन सा रहेगा? ए एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ मिल्क, बी एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ मिल्क, सी एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ ऑरेंज जूस, या डी एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ अनडाइल्यूटेड। इसमें अपन देखने वाली बात ये है, ये सबसे पहले FeSO4 क्या हो गया? फेरस सल्फेट, ये क्या है? ये आयरन सिरप कह सकते हैं अपन, है ना, आयरन सिरप। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? सी, सी इज राइट आंसर। ऑरेंज जूस, अब ये देखने वाली बात है, ऑरेंज जूस क्या होता है? FeSO4 जो आयरन है वो शुड बी गिवन विथ विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? जैसे ऑरेंज जूस हो गया या कोई भी जूस हो गया जो विटामिन सी है जिसमें, उसके साथ में अपन को ये मेडिकेशन देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? विटामिन सी को भी अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं ना, क्यों देनी चाहिए? विटामिन सी हेल्प्स विद द एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन सी होता है ना, वो आयरन को हेल्प एब्जॉर्प्शन, जो उसमें एब्जॉर्ब्स के लिए हेल्प करता है, इसलिए। लेकिन मिल्क और मतलब दूध के साथ या मील के साथ अगर देंगे तो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा आयरन का, है ना। और अनडाइल्यूट तो कोई मतलब ही नहीं, कि उसका टेस्ट भी नहीं रहेगा, आयरन सिरप का टेस्ट नहीं रहता, कड़वी लगती है तो पी नहीं पाते। तो अपन को कहने का मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना। विटामिन सी के साथ में अपन क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ये, है ना, ध्यान रखना इसका। चले आगे 44, विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ फॉर ए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं न्यूबॉर्न को शॉर्टली, यानी जल्दी से जल्दी, आफ्टर बर्थ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्यों करते हैं विटामिन के, क्यों देते हैं न्यूबॉर्न बेबी में? ऑप्शन ए टू स्टॉप हेमरेज को रोकने के लिए, या ऑप्शन बी टू ट्रीट इन्फेक्शन, या टू सी हो गया टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट, या डी हो गया टू फैसिलिटेट क्लॉटिंग। तो इस देखने की बात है, सबसे पहले राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें? राइट आंसर अपना हो गया डी, है ना, टू फैसिलिटेट क्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं, न्यूबॉर्न के जो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, ट्रैक में विटामिन के होता है, उसकी कमी होती है ना। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसमें इंटेस्टाइनल ट्रैक में विटामिन के की कमी होती है, जो कि क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है ना। इसलिए ऑप्शन ए डायरेक्टली कभी भी हेमरेज को स्टॉप करने के लिए नहीं देते, ये टू स्टॉप हेमरेज के लिए कभी नहीं, डायरेक्टली
हेमरेज के स्टॉप करने के लिए कभी नहीं देते, एक्चुअली में लेक ऑफ विटामिन के इन इंटेस्टाइन ट्रैक ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, है ना। और इसके साथ में फिर ये प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट और टू फैसिलिटेट क्लॉटिंग, किससे कोई मतलब ही नहीं है ना। अब 44 हो गया, 45 क्वेश्चन नंबर, बिफोर administering methotrexate orally to the client with cancer, the nurse should check the option A IV site, electrolyte, blood gases या vital signs. बिफोर, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर एडमिनिस्टरिंग मिथाइलटेक्टेस्ट ओरली। अब मिथाइलटेक्टेट क्या है, ये कीमोथेरेपी एजेंट हैं जो इम्यून जो सिस्टम होता है उसको सप्रेस करता है ना। तो अपन ये एज ए कीमोथेरेपी की तरह दे रहे हैं इसको, किस में, एक पेशेंट है जो कैंसर का है। द नर्स वुड चेक, तो उसमें नर्स क्या चेक करेगी, नर्स क्या चेक करेगी, पेशेंट जो है, डी इज राइट आंसर, है ना, डी इज राइट आंसर, याद रखना। क्योंकि कोई भी कीमोथेरेपी एजेंट से पहले अपन को वाइटल साइंस चेक करना होता है ना। कोई भी कीमोथेरेपी एजेंट अगर है तो पेशेंट को देने से पहले अपन को वाइटल साइंस जो होते हैं वो चेक करना होता है। और अगर आईवी कीमोथेरेपी दे रहे हैं, अगर आईवी कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो नर्स को आईवी जो साइट होती है जहाँ पे आईवी साइट, वो भी चेक करनी होती है ना, वो भी चेक करनी होती है। तो आईवी साइट, ठीक है ना, तो वाइटल साइंस राइट आंसर। आईवी साइट तो चलो आईवी इन्फ्यूजन देता है तो चेक करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब ही नहीं है ये चेक करने से पहले, और ब्लड गैसेस से कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं 46 में। The nurse is teaching a group of new graduates about the safety need of the client receiving chemotherapy. Before administering chemotherapy, the nurse should administer a bolus of IV fluid, administer pain medication, administer an antiemetic, allow the patient a chance to eat. अब देखते हैं वापस क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट। एक जो नर्स है वो न्यू ग्रेजुएट हो सके, कोई स्टूडेंट हो, नर्स के उसके अपने डिपार्टमेंट के कोई स्टूडेंट है, उनको टीचिंग करवा रही है अबाउट द सेफ्टी नीड ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी की जो एक पेशेंट है जो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है उनकी सेफ्टी को लेके वो टीचिंग करवा रही है। तो बिफोर एडमिनिस्टरिंग कीमोथेरेपी, तो एडमिनिस्टरिंग कीमोथेरेपी देने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए ना। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी में राइट आंसर, ये अपने 46 में राइट आंसर रहेगा अपने एडमिनिस्टरिंग एंड एंटीएमेटिक, क्योंकि कीमोथेरेपी से पहले एंटीएमेटिक देना पड़ता है। याद रखना कोई भी पेशेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं उसमें कॉज नोजिया करता है, तो अपन को ये देना ही पड़ता है। तो आईवी बोलस आईवी फ्लूइड देने से कोई इतना वो नहीं है ना, इनकरेक्ट ही है। पेन मेडिकेशन का कोई इतना रोल नहीं है, अगर हो पेन मेडिकेशन तो अपन अलग से वो प्रिस्क्राइब किया हुआ डॉक्टर से तो वो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली जो कीमोथेरेपी होती है उसमें नोजिया होता है, इसलिए अपन एंटीएमेटिक देते हैं, राइट। अब चलते हैं अपन 47 में। Shortly after the client was admitted to the postpartum unit, the nurse notes heavy local ubra, okay, with large clot. The nurse should anticipate the order for. Shortly after the client was admitted to the postpartum unit, एक पेशेंट है जो मतलब पोस्टपार्टम यूनिट से जस्ट एडमिट हुआ है। द नर्स नोट हैवी लोकल उब्रा, ओके। तो नर्स क्या नोट करती है, हैवी बहुत ज़्यादा लोकल रूब्रा जो है वो नोट करती है, लार्ज क्लॉट, और क्लॉट भी है साथ में बड़े बड़े, है ना, वेजाइनल क्लॉट। तो द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। तो नर्स किस चीज़ के लिए अपन
एंटिसिपेट करेगी, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा अपना? राइट आंसर रहेगा आंसर ए, मिथार्जिन। आंसर ए इज मिथार्जिन। ये मिथार्जिन लिखा हुआ है, आंसर ए इज मिथार्जिन, है ना। मिथार्जिन क्यों? मिथार्जिन ड्रग्स करती क्या है? क्योंकि यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसका काम है? मिथार्जिन का। यह पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को भी स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है ना। और स्टेडॉल जो बुटोरफेनॉल जो होता है, ये ओपोइड पेन के लिए देते हैं। स्टेडॉल जो बी है, ये तो एक तरह से ओपोइड एनाल्जेसिक हो गया। MgSO और मैग्नीशियम जो सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट है जो प्री एक्लेम्सिया में भी देते हैं, जो ड्रग्स ऑफ चॉइस भी है ना। और फेनार्गन जो हो गया वो एंटी एक तरह से एमेटिक भी है ना। तो अपन ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? मिथार्जिन, है ना। लॉ के रूबरा और लार्ज क्रोट अगर आ रहे तो अपन क्या देंगे? अपन ये मिथार्जिन देंगे। आगे चलते हैं। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन 5 units subcutaneous. Regular insulin begins to extract an effect. एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया रेगुलर इंसुलिन आर, मतलब इंसुलिन आर 5 units सबक्यूटेनियस देना उसको। इंसुलिन आर बिगेंस टू एक्सट्रैक्ट एन इफेक्ट, मतलब कब तक उसका इफेक्ट जो है प्रभाव शुरू हो जाएगा? इन 5 to 10 minutes, इन 10 to 20 minutes, इन 30 to 60 minutes एंड इन 60 to 120 minutes। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, 30 to 60 मिनट। इस सी इज़ करेक्ट आंसर। द टाइम ऑफ ऑनसेट फॉर इंसुलिन आर इज़ 30 to 60 मिनट, है ना। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हो गया। और ए, बी और डी तो कोई इनकरेक्ट ही है। क्वेश्चन नंबर, द क्लाइंट इज टेकिंग रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन मतलब रिफाम्पिसिन वही ETT जो ड्रग्स होती है। द क्लाइंट इज टेकिंग रिफाम्पिसिन 600 mg पर ओरली डेली टू ट्रीट हिज ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस में ले रहा है पेशेंट, पर ओरली डेली ले रहा है 600 mg। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट, ऐसा कौन सा एक्शन है जो नर्स के द्वारा समझा गया है अंडरस्टैंडिंग द मेडिकेशन, मेडिकेशन के बारे में। ई टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन विद जूस। जब क्लाइंट ये कहता है कि मेरे को मेडिसिन जो लेनी चाहिए लूँगा मैं, या मेडिकेशन विल नीड, या लेने की आवश्यकता है विथ जूस, जूस के साथ लेने की आवश्यकता है। या टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल चेंज द कलर ऑफ यूरिन, या टेलिंग द क्लाइंट, या टेलिंग कर रही है पेशेंट को कि मेडिकेशन विल चेंज द कलर, या मेडिकेशन जो है वो यूरिन जो कलर है वो चेंज कर सकती है। या टेलिंग द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, या क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, मतलब गोइंग टू बिफोर, मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू, मतलब जब आप रात को सोने जाओ तो उससे पहले लेनी है। या टेलिंग द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन विथ नाइट स्वीट अकर, जब आपको ज़्यादा पसीना आवे रात को तब भी आपको मेडिकेशन लेनी है। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या रहेगा? रिम्फापिसिन। रिम्फापिसिन क्या है? ETT ड्रग्स है जो माइकोबैक्टीरियम या लेप्रोसी में देते हैं, है ना। बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कह सकते हैं अपन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इज राइट आंसर। टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल चेंज द कलर ऑफ यूरिन। रिम्फापिसिन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्ज़ाम में कि रिम्फापिसिन जो है वो यूरिन या बॉडी फ्लूइड का जो कलर है वो चेंज कर सकती है। याद रखना, रिम्फापिसिन जो ETT ड्रग्स होती है, कलर इसमें कैसा हो जाएगा? रेड ऑरेंज। कैसा हो जाएगा? कलर इसका रेड ऑरेंज हो जाएगा। किसका? यूरिन का या बॉडी फ्लूइड का। तो पेशेंट को इसके कॉजेज़ के बारे में ज़रूर बताना है। तो नर्स को पेशेंट जब भी रिम्फापिसिन लेता है तो उसके कॉजेज़ के बारे में पेशेंट को ज़रूर बताना है कि भाई ये कलर है ना इसका रेड या ऑरेंज हो सकता है पेशाब के साथ, यूरिन या जो भी है इसका कलर के साथ, पेशाब के साथ इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि
अगर अपन नहीं बताएंगे, अगर अपन नहीं बताएंगे तो उसको लगेगा कि मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो वो क्या समझेगा कि मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, और वो ड्रग्स को बंद भी कर सकता है या घबरा भी सकता है। इसलिए ये अपन को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। ऑप्शन ए, सी और डी इतना कोई ज़रूरी नहीं है ना। और ऑप्शन डी में तो टेलिंग द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन इफ़ द नाइट स्वीट अकर, तो नाइट स्वीट अकर से कोई मतलब नहीं है कि पसीना आवे तभी लेना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ईटीटी ड्रग्स है, ये ट्रीटमेंट है पूरा का पूरा। मेडिकेशन इसको रेगुलरली लेनी पड़ती है कोर्स के साथ में, है ना। 10th 50 क्वेश्चन नंबर 50। द 10-year-old is being treated for asthma. Before administering Theodore, the nurse should check the, तो नर्स क्या चेक करेगी, यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, पल्स या टेम्परेचर। 10 साल का बच्चा है जो अस्थमा के साथ में ट्रीट हो रहा है, होने वाला है ना, 10 साल का बच्चा। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग थियोडोर, अब थियोडोर क्या है, थियोडोर इज ए थियोफाइलिन, है ना, थियोडोर या थियोफाइलिन एक ही है। ये ब्रोंकोडायलेटर जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह में देते हैं अपन, है ना। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, है ना। क्यों कि थियोडोर ब्रोंकोडायलेटर है, और ब्रोंकोडायलेटर का साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होता है कि टैकीकार्डिया करता है ना, पल्स बढ़ा देता है। ब्रोंकोडायलेटर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि वो टैकीकार्डिया कर देता है, पल्स रेट बढ़ा देता है, इसलिए पल्स चेक करना जरूरी है। और अगर ज़्यादा टैकीकार्डिया हो तो कॉल टू डॉक्टर इमीडिएटली, है ना। ये चीज़ अपन को बताना है। चले आगे 50 नंबर क्वेश्चन 51। विच इंफॉर्मेशन obtained from the mother of a child with cerebral palsy correlates to the diagnosis। मतलब विच इंफॉर्मेशन ऑप्शन, मतलब एक पेशेंट है, एक बच्चा है जो सेरिब्रल पाल्सी से उसको सेरिब्रल पाल्सी है, और उसको डायग्नोसिस के लिए मतलब उसकी मदर से कौन सी इन्फॉर्मेशन ले गए अपन जो सेरिब्रल पाल्सी से रिलेटेड हो, और या उससे अपन को पता चल सकता है कि इसको है ना सेरिब्रल पाल्सी है, या डायग्नोस करने में थोड़ी अपन को मदद मिल सके। तो ए है, शी वॉज बोर्न एट 40 वीक्स gestation, she had meningitis when she was 6 months old, she had physiological jaundice after delivery, या she has frequent sore throat। तो सेरिब्रल पाल्सी इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। शी हैज़ meningitis when she was 6 month old, मतलब यूँ है कहने का मतलब कि करेक्ट मेनिंजाइटिस इसको होता है व्हेन शी वॉज 6 मंथ, है ना, जब वो 6 महीने की थी। तो ये कोरिलेटेड है डायग्नोस सेरिब्रल पाल्सी का। क्यों कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सेरिब्रल पाल्सी क्या है, सेरिब्रल पाल्सी जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कभी कभी ये बर्थ ट्रॉमा, मतलब जब बर्थ होता है पेशेंट का, जब बच्चे का जन्म होता है तो स्पाइनल या ब्रेन का इन्फेक्शन, या बर्थ या ट्रॉमा, जब बर्थ होता है, जब ट्रॉमा वगैरह होता है, या उसके जो बर्थ या स्पाइनल जो कॉलम होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी ये सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। तो इसलिए ये डायग्नोस में हेल्प कर सकता है, इसलिए अपन कोरिलेट्स इसमें करेंगे, है ना। 52। A 5-year-old is admitted to the unit following a tonsillectomy. Which of the following would indicate a complication of the surgery, है ना। ये 5 साल का बच्चा है जो एडमिट हुआ फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी उसकी हुई है, और वो एडमिट हुआ है 5 साल का बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, तो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी तो कैसे इंडिकेट होगा या कैसे पता चला कि उस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन हो गया है ना। तो आंसर इज डी,
कांस्टेंट स्वेलिंग, कांस्टेंट स्वेलिंग। कैसे कि टॉन्सिलेक्टोमी है, वो रिमूव टॉन्सिल है ना, तो टॉन्सिलेक्टोमी है तो कांस्टेंट स्वेलिंग कैसे होती है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉन्सिलेक्टोमी का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो ब्लीडिंग होना, और ब्लीडिंग की वजह से कांस्टेंट स्वेलिंग, मतलब उसको निकलने में अगर समस्या आ रही है तो वो ब्लीडिंग अगर कोई अकोमुलेट हो गई हो तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ सकती है। बट डिक्रीज एपेटाइट तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में हो सकता है, तो लो ग्रेड फीवर और चेस्ट कंजक्शन ये नहीं होगा है ना। चेस्ट कंजक्शन अगर ये सीवियर कंडीशन है, लेकिन ये ब्लीडिंग या टॉन्सिलेक्टोमी की वजह से नहीं होता है। 53. Lidocaine is a medication frequently ordered for the client experiencing atrial tachycardia, ventricular tachycardia, heart block या ventricular bradycardia. Lidocaine is a medication frequently ordered for the client experiencing, मतलब लिडोकाइन जो मेडिसिन है फ्रिक्वेंटली एक पेशेंट को ऑर्डर की हुई है, तो किसके लिए की हुई है ना, तो अपन इसमें राइट आंसर क्या लिखेंगे, राइट आंसर इज बी। मैंने जैसे शौक में बताया भी था सीपीआर में कि शॉकेबल रिदम या अपन उसमें जो वीटी या वीएफ होते हैं, तो उसमें अपन ये लिडोकाइन क्या है, लिडोकाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी है, लेकिन इसको अपन यूज भी कर सकते हैं वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी यूज कर सकते हैं ना। और ये बिल्कुल ही स्लोली देना पड़ता है, बिल्कुल ही स्लोली देना पड़ता है लिडोकाइन, इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपन चलते हैं 54 की तरफ। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब कैप्टोपिल्स, जो कैपोटा नाम से भी आती है, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब कैप्टोपिल 25 mg पर ओरली TID दिन में 3 बार फॉर द क्लाइंट विथ हाइपोटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन कैन अकर विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैप्टोपिल है ना, टिनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल्स वीकनेस या डायरिया। ये फिजिशियन प्रिस्क्राइब कैप्टोपिल, एक फिजिशियन है जो पेशेंट के लिए कैप्टोपिल प्रिस्क्राइब की है 25 mg पर ओरली दिन में 3 बार। पेशेंट है जो बीपी उसकी ज़्यादा है इसलिए कैप्टोपिल लिखी उसका है ना। तो एडवर्स रिएक्शन उसका क्या हो सकता है कैप्टोपिल का, तो कैप्टोपिल पहले तो है क्या, कैप्टोपिल है, कैप्टोपिल है क्या है, ACE है कैप्टोपिल, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ना, ये है। और हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर में देते हैं अपन पेशेंट को, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ACE इनहिबिटर जो है कैप्टोपिल का, तो परसिस्टेंट कफ क्या है, परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार खांसी चलेगी उसको, एडवर्स रिएक्शन ऑफ कैप्टोपिल। अच्छा ACE इनहिबिटर है ना, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये अपना है ना रेनिन एंजियोटेंसिन जो रास थेरेपी होती है ना, रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे अपन आगे, उसमें रास का पूरा एक है मैटर है इसमें, उसमें पढ़ेंगे अपन आराम से, उसमें पढ़ेंगे ACE इनहिबिटर क्या होता है। इसके बाद में द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ BP ऑफ 210/100, हर डॉक्टर ऑर्डर फ्रूसेमाइड इंजेक्शन लेसिस 40 mg IV स्टेट देना 40 mg पेशेंट को इंजेक्शन है ना। हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब फ्रूसेमाइड फॉर दिस क्लाइंट, एक पेशेंट है जिसकी BP 210/100 हुई है, तो उसको इंजेक्शन लेसिक्स जो है 40 mg IV स्टेट लिखा हुआ है और उसको देना है, तो कैसे देना है, कैसे देगी मतलब नर्स है ना, बाय गिविंग इट ओवर 1-2 मिनट्स, बाय हैंगिंग इट IV पिगी बैक, या विद नॉर्मल सेलेन ओनली, या विद ए फिल्टर। तो अपन बाय गिविंग ओवर 1-2 मिनट्स है ना, क्योंकि लेसिक्स जो है पर
ml पर मिनट्स, मतलब कम से कम 1 ml को 1 मिनट ओवर 1 मिनट में देना चाहिए, क्योंकि IV स्लोली देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर फास्ट दिया अपन IV तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। बाकी बाय हैंगिंग पिगी बैग, नॉर्मल सलाइन विथ ए फिल्टर, इसे कोई मायने नहीं है। ओके, आगे चलिए। अपन थोड़ा जल्दी जल्दी चलना भी जरूरी है, नहीं तो अपने कब 1500 क्वेश्चन पूरे हो गया अपने, अभी तो 56 पे बैठे अपन, है ना। 56 क्वेश्चन। द क्लाइंट इज रिसीविंग हिपेरिन फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस over the left lower extremities. Which of the following drugs reverses the effect of heparin? तो द क्लाइंट इज रिसीविंग हिपेरिन, एक क्लाइंट है जो हिपेरिन रिसीव, एक पेशेंट है जो हिपेरिन रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है ना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है किसका, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब लेफ्ट जो लेग है उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसमें उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, तो उसके लिए उसको हिपेरिन देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन? तो हिपेरिन का जो इफेक्ट है उसको, अगर ओवरडोज हो गया तो उसको कम कौन करेगा, तो उसके लिए इसमें फिर क्या आएगा, साइनोकोबालमिन, प्रोटामाइन सल्फेट, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड सोडियम वॉरफेरिन। तो प्रोटामाइन सल्फेट इज द राइट आंसर, आंसर बी इज राइट आंसर। क्यों कि हिपेरिन मैंने बताया भी था आगे पहले, हिपेरिन जो है उसका एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट, है ना। हिपेरिन का एंटीडोट हो गया प्रोटामाइन सल्फेट, और साइनोकोबालमिन जो है वो तो B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है। ओके, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है ना। और सोडियम वॉरफेरिन ये क्या है, ये भी एंटीकोगुलेंट है, सोडियम वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट है। जो इसका एंटीडोट क्या होगा, सोडियम वॉरफेरिन का विटामिन के, ये क्वेश्चन आता है। हिपेरिन का तो प्रोटामाइन सल्फेट, हिपेरिन का तो हो गया प्रोटामाइन सल्फेट, और वॉरफेरिन का हो गया विटामिन के, याद रखना ये दोनों एंटीडोट, कई बार क्वेश्चन आता है इसका। चलिए आगे चलते हैं। द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट फ्रॉम सर्जरी विथ ए ब्लड प्रेशर ऑफ 90/50, पल्स 132, रेस्पिरेशन 30, विच एक्शन बाय द नर्स शुड रिसीव प्रायोरिटी? एक पेशेंट है जो सर्जरी टू द यूनिट फ्रॉम सर्जरी से पेशेंट आया है रिटर्न होकर वापस, जिसका ब्लड प्रेशर, जिसकी सर्जरी हुई उसका ब्लड प्रेशर है 90/50, पल्स उसकी 132 है, रेस्पिरेशन उसका 30 है। तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी बेस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आंसर इज बी, कॉन्टैक्ट द फिजिशियन। क्यों कंटिन्यू टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, अगर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने लग जाएगा पेशेंट के तो डिटेरियोरेट हो जाएगा पेशेंट। क्यों, 90/50 उसका बीपी है, पल्स उसका 132 बहुत ज़्यादा है, रेस्पिरेशन उसका बहुत ज़्यादा है, बीपी उसकी बहुत कम है। तो पहले से पेशेंट वाइटल साइंस के हिसाब से देखें तो एबनॉर्मल वाइटल साइंस है ये। तो कंटिन्यू टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, और कंटिन्यू रखेगा तो डिटेरियोरेट हो जाएगा पेशेंट। और सी, आस्क द क्लाइंट नाउ, आस्क द क्लाइंट हाउ ही फील, तो ये सब्जेक्टिव डाटा हो गया, वो कैसा है कैसा नहीं उससे कोई मायने नहीं, क्यों एबनॉर्मल वाइटल साइंस है ना। और आस्क द LPN टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑफ केयर, तो ये भी कोई वो नहीं है ना। अपन चलते हैं 58 क्वेश्चन नंबर पे। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ बी थैलेसीमिया मेजर, विच थेरेपी इज यूज टू ट्रीट थैलेसीमिया, IV फ्लूइड्स, फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन थेरेपी या आयरन थेरेपी, है ना। तो बी थैलेसीमिया क्या होता है कि ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। बी थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, RBC जो होता है, RBC शॉर्टर लाइफ स्पेन हो जाता है, मतलब RBC का जो लाइफ स्पेन होता है जो 120 डेज होता है नॉर्मली, उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्टर लाइफ स्पेन हो जाता है ना। तो अपन को क्या करना पड़ता है उसमें, फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती रहे। IV फ्लूइड नॉट हेल्प, कोई हेल्प नहीं करेगी। ऑक्सीजन थेरेपी भी कोई इतनी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उसको ब्लड तो देना ही पड़ेगा। और आयरन थेरेपी
देना भी कोई वो है, उसका सॉल्यूशन नहीं है कि आयरन स्टोर की जो एडिक्विटी जो स्टोर करने की है वो नहीं कर पाएगा। आयरन की एक लिमिटेशंस होती है स्टोर करने की, है ना। ये 60 लास्ट वन, द नर्स हैज जस्ट received the change of shift report, which client should the nurse assess पर। सबसे the nurse has just received the change to shift report, मतलब उसकी शिफ्ट चेंज हो रही है, मॉर्निंग से इवनिंग या इवनिंग से नाइट वाला हैंड ओवर ले रहा है पेशेंट की जो हैंड ओवर होता है उसका। विच क्लाइंट शुड बी नर्स असेस पर, तो सबसे पहले कौन से क्लाइंट को देखेगी। ए क्लाइंट 2 hours post lobectomy with 150 ml drainage, a client 2 days post gastrectomy with scant drainage, a client with pneumonia with an oral temperature of 1 and 2 Fahrenheit, the client with fracture hip of Buck's traction। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ए क्लाइंट 2 hours पोस्ट लॉबेक्टोमी विथ 150 ml ड्रेनेज। नज़र देना अपन को 2 hours, इस पर नज़र देना अपन को। प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चन में यही आता है ऐसा। 2 hours मतलब रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई है ना, रिसेंटली उसकी पोस्ट लॉबेक्टोमी सर्जरी हुई है 2 घंटे पहले है ना। तो सबसे पहले उस पेशेंट को देखना है जिसका 150 ml ड्रेन भी है लॉबेक्टोमी के बाद, है ना। अब द क्लाइंट 2 days पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब 2 दिन पहले उसकी गैस्ट्रेक्टोमी हुई है तो स्कैन ड्रेनेज है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। द क्लाइंट विद निमोनिया है पेशेंट, तो उसको फीवर आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल है, सिर्फ फीवर ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्लाइंट विद फ्रैक्चर जिसका बक ट्रैक्शन लगा हुआ भी है तो उसको कोई इतना वो प्रायोरिटी बेस में नहीं है। इनको भी देखना है लेकिन सबसे पहले किसको देखेगी, एक को देखेगा, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो लास्ट एंड तक देखा। तो भाइयों सब्सक्राइब भी कर दो, आप रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो और अपने दोस्तों से ज़्यादा बताओ। पाली नर्सिंग केयर में आपका फिर से एक बार स्वागत है और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।